integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट, एड विंग्स टू योर कैरियर। सो अपन कर रहे थे क्या, फाइंड इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स, और अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देखा फाइंड इंडेक्स पे बेस्ड, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर मेरा किसी टाइम पे प्रेसिपिटेशन 10 सेंटीमीटर है और उसका रन ऑफ, है ना, कोई भी टाइम में फ्लड हो रहा है, उसका प्रेसिपिटेशन 10 सेंटीमीटर, रन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर है, और टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल 16 हावर दे रखा है, ठीक है। और 2 आवर इंटरवल्स में मेरे को क्यूमुलेटिव रेनफॉल दे रखा है। ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव रेनफॉल है, यहां पर इंक्रीमेंटल रेनफॉल नहीं दे रखा। सो क्वेश्चन को समझना, क्यूमुलेटिव रेनफॉल दे रखा है, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, फाइंड इंडेक्स। कैसे निकालेंगे देख रहे हो, यहां पर मेरे को दे क्या रखा है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल्स फॉर 2 आवर्स इंटरवल, नॉट अ सिंगल हावर इंटरवल। 2 आवर्स इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव रेनफॉल दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंटल रेनफॉल फाइंड करूंगा। इंक्रीमेंटल रेनफॉल, इंक्रीमेंटल रेनफॉल मेरा क्या हो जाएगा, इन 2 आवर, 0 to 2 आवर के बीच में मेरा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। सो 0 to 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा। 0.4 माइनस 0 दैट इज 0.4, 1.3 माइनस 0.4 दैट इज 0.9। सिमिलरली 2.8 माइनस क्या हो जाएगा, 1.3, मीन्स में यहां से 2.8 माइनस 1.3 1.5, 5.1 माइनस 2.8 दैट इज 2.3, 6.9 माइनस 5.1 that is 1.8, 8.5 minus 6.9 that is 1.6, 9.5 minus 8.5 1, and 10 minus 9.5 that is 0.5। ये क्या है, मेरा इंक्रीमेंटल रेनफॉल इन सेंटीमीटर। क्या हो गया, इंक्रीमेंटल रेनफॉल इन सेंटीमीटर। अब जब मैं फाइंड इंडेक्स निकालता हूं तब मेरे को क्या चाहिए होती है, रेनफॉल इंटेंसिटी। मेरा फाइंड इंडेक्स क्या होता है, फाइंड इंडेक्स होता है मेरा P माइनस R अपॉन T, मीन्स जो प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन क्या, टाइम इंटरवल। चलो प्रेसिपिटेशन कितना हो गया, प्रेसिपिटेशन मेरे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, रन ऑफ दे रखा है मेरे को 5.8 सेंटीमीटर, और टाइम इंटरवल दे रखा है मेरे को 16 हावर, है ना। टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, 16 हावर। तो यहां से मेरे को सॉल्व करो, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.2625 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अब निकाल के रहे हैं इंटेंसिटी, फाइंड इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मीन सेंटीमीटर पर हार। इज दिस राइट, नो, सेंटीमीटर पर व्हाट, पर 2 आवर और पर आवर, पर हार, क्योंकि 16 आवर कंप्लीट ले रहे हैं। लेकिन यहां पर जो मेरे को रेनफॉल दे रखी है ना, यहां पर रेनफॉल दे रखी है, वो क्या हो रहा है, 2 आवर के इंटरवल में। मीन्स अगर मेरे को रेनफॉल इंटेंसिटी निकालनी है, किसमें, पर आर में, सेंटीमीटर पर आर, है ना। देखो यहां पर मैंने फाइंड इंडेक्स निकाला, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.2625 सेंटीमीटर पर आर, क्योंकि अपन 16 आवर कंप्लीट के लिए ले रहे हैं, तो क्या हो गया, पर आवर के लिए। लेकिन यहां पर जो इंक्रीमेंटल रेनफॉल है वो पर 2 आवर के लिए, पर 2 आवर। तो इसके लिए क्या करना, अपन को पर आवर के लिए निकालना। क्या करूंगा, सब में 2 का डिवाइड कर दो भैया, है ना। तो सब में 2 का डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 0, 0.2, है ना, 0.4/2, 0.2, 0.9/2, 0.45, 1.5/2, 0.75, 2.3/2 कितना आ रहा है, 1.15, 1.8/2, 0.9, 1.6/2, 0.8, 1/2, 0.5, and 0.5/2 that is 0.25. Now this is my find index। और मैंने बोला था फाइंड इंडेक्स वही होगा जिस टाइम क्या होगा, मेरी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इससे ज्यादा होगी, तभी तो वो रन ऑफ में काउंट होगा। नहीं तो मेरा फाइंड इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के इक्वल या इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स के इक्वल, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होना चाहिए कि जो मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी है उसके हर डाटा इससे ज्यादा होना चाहिए। नाउ सी हियर, क्या ये 0 इससे ज्यादा है, नहीं है। ये 0.2 नहीं है, और ये 0.25 ये भी नहीं है, ठीक है। तो मींस क्या हो जाएगा, यहां पर जो मेरा फाइंड इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, फाइंड इंडेक्स
ये फाइंड इंडेक्स क्या है, गलत है अभी तक, है ना। ये फाइंड इंडेक्स बता रहा है कि ये वाले डाटा मेरे क्या रन ऑफ में काउंट नहीं हो रहे, मीन्स इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से फाइंड इंडेक्स क्या हो जाएगा, P माइनस R। अब जो डाटा काउंटेड नहीं है उनको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। तो उनको हटाओ, देखो 0.2 काउंट नहीं है तो 2 इंटू 0.2, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि ये पर आर के लिए है और अपना इंटरवल कितना है 2R के लिए, ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया मैंने, ठीक है। और क्या माइनस हो जाएगा, दिस 0.25, सो 0.25 इंटू 2 डिवाइड बाई वॉट 16 आवर कंप्लीट के लिए, लेकिन ये 2 और ये 2 और भी तो निकल चुके हैं ना। तो यहां से मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फाइंड इंडेक्स की वैल्यू 0.275 सेंटीमीटर पर हार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 0.275। अब देखो, अब जो डाटा काउंट किए हैं, ये वाले जो डाटा अपन ने काउंट किए हैं, है ना, ये डाटा सारे कितने हैं, 0.275 से सारे क्या है, ज्यादा है ना। तो वापस बता रहा हूं एक बार, मेरे को क्वेश्चन में प्रेसिपिटेशन दे रखा है, रन ऑफ दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है, वहां से मैं डायरेक्ट फाइंड इंडेक्स फाइंड कर लिया, ये वाला आया। लेकिन मेरे को पर 2 आवर इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव रेनफॉल दे रखी है, क्या दे रखा है, क्यूमुलेटिव। मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंटल रेनफॉल फाइंड करूंगा पर 2 आवर्स के लिए। इंक्रीमेंटल रेनफॉल क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और यहां से मेरा क्या आ गया, इंक्रीमेंटल रेनफॉल। नाउ जो फाइंड इंडेक्स आया, ये फाइंड इंडेक्स, लेकिन यहां पर जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी यहां पर जो मेरी रेनफॉल है पर 2 आवर इंटरवल के लिए, मेरे को निकालना क्या है, पर आर इंटरवल के लिए, क्योंकि मेरा फाइंड इंडेक्स क्या है, सेंटीमीटर पर 1 आवर इंटरवल। तो यहां मैंने क्या कर दिया, सारे में 2 का डिवाइड किया, तो क्या आ गया, सेंटीमीटर पर आर में, यानी कि पर 2 आर का था उसको मैंने पर आर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ दिस फाइंड इंडेक्स, ओके, अगर मेरी ये इंटेंसिटी इस फाइंड इंडेक्स से सारे ज्यादा होते, देन आई विल ओके विद दिस फाइंड इंडेक्स, बट कुछ इंटेंसिटी लाइक 0.2, 0.25 ये इससे कम है, मींस ये रन ऑफ में काउंट नहीं हो रहे, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जो प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ माइनस जो लॉसेज, दैट इज -2 इंटू 0.2, वाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये पर आर के लिए है, लेकिन अपन इंटरवल कितना है, 2 आर का। तो ध्यान रखना कहां पर 2 से डिवाइड करना और यहां पर वापस 2 से मल्टीप्लाई करके रिमूव करना है ना। और यहां 16 माइनस, अब 2 घंटे के लिए है ना, 2 आवर्स के लिए, तो 2 आवर्स के 2 इंटरवल माइनस कर रहे हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो उन दोनों को हटा दो, ठीक है। सो इस तरह से इतना इसको फाइंड इंडेक्स निकालना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं अपन, रन ऑफ, दैट इज सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। ओके, सो क्या होता है सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी और क्या होता है रन ऑफ, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वापस अच्छे से देखना और खुद से प्रैक्टिस करना। वैसे एसएससी में इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ डाटा छोटा करके या फिर कुछ ट्रिक से डायरेक्ट आपको इंक्रीमेंटल रेनफॉल वगैरह दे दे और यहाँ शॉर्ट में डायरेक्ट यहीं से पूछ ले, है ना, तो आ सकता है इस पे बेस्ड। चलो नेक्स्ट होता है सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, दैट इज रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है, जैसे मेरा रेनफॉल हो रहा है ना, ये रेनफॉल हो रहा है यहाँ पर, और रेनफॉल वाटर जो ग्राउंड सरफेस पे चल के डायरेक्ट मेरा ओशियन या लेक जहां पर भी मिल रहा है ना, डायरेक्ट ओशियन या फिर लेक के कहां पर, लेक में डायरेक्ट मिल रहा है चलकर ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो वो मेरा क्या होता है, रन ऑफ होता है। और जो मैक्सिमम लॉसेस प्रेसिपिटेशन का मैक्सिमम जो भी वाटर होता है वो किस में जाता है, रन ऑफ के कारण जाता है, ठीक है। चलो सो रन ऑफ के बारे में क्या होता है नॉर्मली अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके कुछ थ्योरेटिकल डाटा है जो काम आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले रन ऑफ होता क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। सो रन ऑफ कोफिशिएंट, रन ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, ठीक है। टोटल कितना रन ऑफ हुआ है, रन ऑफ में वाटर कितना गया अपॉन रेनफॉल, मींस अगर मेरे को रेनफॉल डेप्थ दे रखी है तो मेरी रन ऑफ डेप्थ कितनी जा रही है, तो रन ऑफ डेप्थ अपॉन रेनफॉल डेप्थ निकालेंगे तो मेरा यहां से क्या मिल जाएगा, मेरे को रन ऑफ कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। अब जो रन ऑफ होता है वो क्या, अपने को जो रन ऑफ मेरे को ओशियन या लेक में मिल रहा है वो 2 पार्ट्स में मिलता है। कौन सा,
फर्स्ट होता है मेरा बेस फ्लो और सेकंड होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ। क्या होता है दोनों मैं बता चुका हूं, फिर बताता हूं। डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, जैसे मेरा प्रेसिपिटेशन हुआ और यहां से ग्राउंड सरफेस से वाटर डायरेक्ट कैचमेंट में जा रहा है, डायरेक्ट लेक या ओशन में जा रहा है ना, ऑन द ग्राउंड सरफेस पे चल के डायरेक्ट मेरा ओशन में जा रहा है, उस रन ऑफ को क्या बोलूंगा मैं, डायरेक्ट रन ऑफ बोलूंगा। क्या बोलूंगा, डायरेक्ट। और कुछ वाटर क्या होता है, चलते चलते नीचे इनफिल्ट्रेट हो जाता है, ओके, तो सब सरफेस से होकर हॉरिजॉन्टल फ्लो करके लेक या ओशन में मिलता है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, बेस फ्लो। जनरली ये बेस फ्लो इस डायरेक्ट रन ऑफ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है और अपन समटाइम्स इसे नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, जो वाटर सरफेस पे चलकर डायरेक्ट मेरा लेक और ओशंस में मिलता है, उसे मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट रन ऑफ। और बेस फ्लो क्या होता है सॉरी, बेस फ्लो क्या होता है, कुछ वाटर जो ग्राउंड सॉइल में मिलके क्या होता है, ग्राउंड सरफेस से नीचे चलकर हॉरिजॉन्टल फ्लो करके क्या करता है, मेरा लेक में मिल जाता है, उसे मैं क्या बोलता हूं, बेस फ्लो बोलता हूं, ठीक है। अब रन ऑफ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रन ऑफ होता क्या है, डिस्चार्ज, तो एक्सप्रेस करते हैं इसको डिस्चार्ज की फॉर्म में, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, ओके। सो डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ रन ऑफ विच एंटर्स द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर प्रेसिपिटेशन। सो यहां पर अपन डायरेक्ट रन ऑफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन विच एंटर्ड द स्ट्रीम directly immediately after precipitation, ठीक है। मतलब ग्राउंड सरफेस से चलकर डायरेक्ट जहां पर लेक में एंटर हो जा रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलता हूं मैं, डायरेक्ट रन ऑफ। लेकिन बेस फ्लो क्या होता है, पहले ग्राउंड सरफेस से नीचे की तरफ जाएगा सब सरफेस में और फिर हॉरिजॉन्टल फ्लो करके मिलता है, उसे मैं क्या बोलूंगा, बेस फ्लो, ठीक है। अब बेस फ्लो को अपन इंटर फ्लो भी कहते हैं। इंटर फ्लो मतलब इनसाइड, इंटर मतलब अंदर की तरफ, सो इसे इंटर फ्लो भी कहते हैं। तो इंटर फ्लो क्या हो गया, वाटर जब प्रेसिपिटेट होगा तो इनफिल्ट्रेट होगा, इनफिल्ट्रेट होके वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और हॉरिजॉन्टली मूव करके क्या हो जाएगा, लेक में जब फाइनली मिलता है तो उसे क्या बोलता हूं मैं, इंटर फ्लो या फिर बेस फ्लो, ठीक है। सो इंटर फ्लो अब डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डिले बिटवीन इनफिल्ट्रेशन एंड आउटफ्लो फ्रॉम द अपर क्रस्ट ऑफ सॉइल। सो ये होता है अपना इंटर फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो, ठीक है। सो यहां से अपन लिख सकते हैं कि मेरा जो रन ऑफ होता है वो रन ऑफ क्या क्या हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो। सो टोटल रन ऑफ इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, ठीक है। अब आता है कौन कौन से फैक्टर मेरे रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से सिंपल रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ होता है डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो। क्या होता है डायरेक्ट रन ऑफ, अपन ने देख लिया, बेस फ्लो क्या होता है ये देख लिया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, और इसको मेजर किस में करते हैं, डिस्चार्ज के रूप में मेजर करते हैं, ठीक है। कभी कभी अपन डेप्थ में भी काम करते हैं, जब हाइड्रोलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेप्थ भी लेते हैं, रन ऑफ डेप्थ या रेनफॉल डेप्थ क्या होती है उसका कोफिशिएंट लेते हैं ना। चलो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई ज्यादा खास न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं, ठीक है। चलो फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। सो कौन कौन से फैक्टर मेरे रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर आता है कि मेरा
प्रेसिपिटेशन कैसा है ना। सो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अफेक्ट करेगा मेरे रन ऑफ को, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। सेकंड करेगा रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। अब सोचो खुद ही, रेनफॉल इंटेंसिटी अगर मेरी ज्यादा होगी तो रन ऑफ क्या होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा मींस जल्दी जल्दी पानी आएगा और जल्दी जल्दी मेरा क्या होगा, लेक में जाएगा, मींस मेरा क्या हो गया, रन ऑफ ज्यादा। सो रेनफॉल इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो मेरा रन ऑफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली रेनफॉल ड्यूरेशन, अब रेनफॉल ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, अल्टीमेटली जाएगा तो रन ऑफ में। सो रेनफॉल ड्यूरेशन। ठीक है, सो रेनफॉल ड्यूरेशन अगर ज्यादा होगा रन ऑफ अगेन ज्यादा होगा। अब रेनफॉल ड्यूरेशन अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया तो उसमें मेरा रन ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मींस मैक्सिमम रन ऑफ मेरे को उस टाइम मिल रहा है। ठीक है, सो रेनफॉल ड्यूरेशन इंक्रीज, रन ऑफ आल्सो इंक्रीज। अब कैचमेंट फैक्टर, कैचमेंट फैक्टर पे मेरा रन ऑफ कैसे डिपेंड करता है। कैचमेंट फैक्टर, सो जो कैचमेंट फैक्टर है इसको अपन किस में डिनोट करते हैं, फॉर्म फैक्टर में डिनोट करते हैं, है ना। कैचमेंट फैक्टर मेरे कैसे रन ऑफ को डिपेंड करता है, इसको अपन फॉर्म फैक्टर में डिनोट करते हैं। और क्या होता है फॉर्म फैक्टर, एवरेज विड्थ ऑफ कैचमेंट अपॉन एक्सियल लेंथ, एवरेज विड्थ ऑफ कैचमेंट अपॉन एक्सियल लेंथ। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है अभी तक तो एग्जाम में, लेकिन कभी भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि मेरे को रन ऑफ है वो कैचमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसको मैं किस फॉर्म में निकालता हूं, तो फॉर्म फैक्टर, या डायरेक्ट पूछ सकता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो एवरेज विड्थ ऑफ कैचमेंट अपॉन एक्सियल लेंथ होता है। ठीक है, अब देखो अगर मेरा कैचमेंट की एक्सियल लेंथ ही ज्यादा है, मींस अगर मेरा कैचमेंट नैरो कैचमेंट है, नैरो कैचमेंट हुआ मींस क्या हुआ, उसका फॉर्म फैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, नैरो कैचमेंट हुआ मींस क्या होगी, उसकी एवरेज विड्थ क्या हो जाएगी, सॉरी अगर मेरा नैरो चैनल हुआ, नैरो चैनल मींस क्या हुआ, इसकी एवरेज विड्थ वो कम हो जाएगी, बी इज लेसर, सो एवरेज विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एवरेज विड्थ कम हो रही है लेकिन एक्सियल लेंथ क्या बढ़ रही है, तो मींस मेरा फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैचमेंट फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, तो उसको फॉर्म फैक्टर में लिखता हूं, दैट इज एवरेज विड्थ ऑफ कैचमेंट अपॉन एक्सियल लेंथ। अगर मेरा नैरो कैचमेंट है, दैट इज विड्थ उसकी कम है, विड्थ कम हुई और एक्सियल लेंथ बढ़ गई, तो मेरा फॉर्म फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक आता है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, उसको भी अपन इसमें ही कंसीडर करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट, और कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है, पेरिफेरी ऑफ वाटरशेड, पेरिफेरी ऑफ, ये भैया डायरेक्ट याद रखने आपको। ठीक है, अभी तक तो कभी कोई पूछा नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है। अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद दैट हैव सेम एरिया ऑफ पेरिफेरी ऑफ, अपॉन circumference of circle having same area, having same या equal area of catchment। ठीक है, सो कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है, पेरिफेरी ऑफ वाटरशेड, मेरा वाटरशेड का पेरिफेरी कितना है और उसी वाटरशेड के एरिया का एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलता हूं मैं कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट कहता हूं। ठीक है, अगर मान लो मेरा वाटरशेड अभी सर्कुलर ही हुआ,
सर्कुलर हुआ मीन्स क्या होगा, जो इसका पेरीफेरी और इसका पेरीफेरी क्या हो जाएगा, इक्वल, मीन्स उस टाइम कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। मीन्स अगर मेरा पेरीफेरी ऑफ वाटर सेट सर्कुलर शेप का हुआ, मेरा कैचमेंट अगर सर्कुलर शेप का हुआ, तो कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट 1 की तरफ लाइज करेगा। ठीक है, सो ये होता है मेरा कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट अपना टर्म आता है दैट इज हाइड्रोग्राफ, और वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है हाइड्रोग्राफ, देखते हैं। रन ऑफ में ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, नए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नए इन द सेंस कभी एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट होता है हाइड्रोग्राफ। क्या होता है हाइड्रोग्राफ? हाइड्रोग्राफ क्या होता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो ग्राफ मिलता है वो मेरा क्या कहलाता है, हाइड्रोग्राफ कहलाता है। क्या होता है हाइड्रोग्राफ, अपन बाद में ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर लेके पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ए प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज इन ए स्ट्रीम प्लॉटेड अगेंस्ट व्हाट टाइम, ओके, chronologically is called hydrograph. So plot of discharge and time for a stream chronologically, ठीक है। सो वो मेरा क्या हो जाता है, हाइड्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब हाइड्रोग्राफ 3 टाइप के होते हैं, एनुअल, मंथली और सीजनल हाइड्रोग्राफ। एनुअल हाइड्रोग्राफ क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज होता है, वो मेरा क्या हो रहा है, वीकली में मान रहा हूं, लेकिन काउंट किसके लिए कर रहा हूं, एनुअल के लिए। सो एनुअल हाइड्रोग्राफ, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज वीकली या डेली, आप किसी बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन किसके लिए, फॉर 1 ईयर। सिमिलरली मंथली क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज, चलो मैं यहां लिख देता हूं, एनुअल हाइड्रोग्राफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज फॉर वीकली या डेली फॉर ए ईयर, है ना, फॉर ए ईयर, मतलब अपन हाइड्रोग्राफ को काउंट कर रहे हैं, वो किसके लिए, एक ईयर के लिए काउंट कर रहे हैं, चाहे डेली बेसिस पे करो चाहे वीकली बेसिस पे। सेकंड हो रहा है मेरा मंथली हाइड्रोग्राफ। मंथली हाइड्रोग्राफ क्या होता है, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज अगेन डेली ऑन द बेसिस फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ, ठीक है। और तीसरा आता है मेरा सीजनल। सीजनल हाइड्रोग्राफ क्या होता है, वही वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए सीजन, है ना, फॉर ए पर्टिकुलर सीजन करते हैं, तो उसे क्या बोलता हूं मैं, सीजनल डिस्चार्ज बोलता हूं। ठीक है, अब मेरा हाइड्रोग्राफ क्या काम आता है, तो ये देखिए, एक होता है मेरा हाइड्रोग्राफ ड्यू टू स्टॉर्म और एक होता है मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज वो बता देता हूं। वैसे हाइड्रोग्राफ अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे, अभी एक बार जो ऊपर ऊपर से वो बता रहा हूं, हाइड्रोग्राफ ड्यू टू स्टॉर्म, और एक होता है मेरा हाइड्रोग्राफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, दूसरा है फ्लड हाइड्रोग्राफ। क्या डिफरेंस होता है और यहां से क्या क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं आगे नहीं बताऊंगा, सीजनल क्या होता है, एनुअल क्या होता है, मंथली हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में बहुत और भी बहुत चीज़ें जो मैं आगे एक चैप्टर्स में बताऊंगा। अब जो स्टॉर्म फ्लो, जो मेरा स्टॉर्म के कारण फ्लो हो रहा है, जो डिस्चार्ज आ रहा है, उसके कारण जो हाइड्रोग्राफ में ड्रॉ करता हूं वो क्या हो जाएगा, स्टॉर्म फ्लो। जो फ्लड के लिए आ रहा है ना, एक स्टॉर्म हो गया, स्टॉर्म मींस एक तरह की रेन हुई, कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए रेन हो रही है, वो स्टॉर्म कहला गया। फ्लड क्या हुआ, वो बहुत टाइम से मेरी रेन होती जा रही है, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, फ्लड। फ्लड मींस व्हाट, बाढ़, है ना। सो स्टॉर्म के लिए जो हाइड्रोग्राफ हुआ वो मेरा क्या होता है, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। फ्लड के कारण जो हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वो फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्टडीज के लिए यूज आ रहा है ना। तो स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज, यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज। क्यों यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज होता है, क्योंकि सेम टाइम का स्टॉर्म बार बार हो सकता है। क्या फ्लड बार बार आएगा, फ्लड बार बार आएगा तो फिर भैया खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, है ना, यूं ही मर जाएंगे लोग तो। सो फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म स्टडीज के लिए होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पूछते हैं शॉर्ट टर्म स्टडीज के लिए होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब क्या काम आता है, यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज, रिजर्वॉयर स्टडी कर सकते हैं अपन, ड्रॉट स्टडी कर सकते हैं, है ना। सो रिजर्वॉयर स्टडी क्या होता है, मेरा रिजर्वॉयर का लेवल वगैरह उससे पता चल सकता है। सो ये हाइड्रोग्राफ यहाँ काम आता है। और क्या, ड्रॉट स्टडीज। वैसे ये बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है और यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है। बस मेरे को एक ही चीज़ बताना था कि जो मेरा हाइड्रोग्राफ ड्यू टू स्टॉर्म बन रहा है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टडीज के लिए काम आ रहा है। किसके लिए, लॉन्ग टर्म। और जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है वो मेरा शॉर्ट टर्म स्टडीज के लिए काम आएगा। बस इस यहाँ पर ये एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो मेरे को बतानी थी, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट में ये बता दिया। वैसे क्या होता है हाइड्रोग्राफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपन एक पूरा चैप्टर लेके पढ़ेंगे, कैसे उसमें क्वेश्चन आता है, कैसे वो हाइड्रोग्राफ बनता है, ठीक है, सारा देखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आता है अपना बिगिनिंग। एक होता है बिगिनिंग ऑफ वाटर ईयर। तो यहां पर आप एक नोट डाल के लिख सकते हो कि अपना बिगिनिंग ऑफ वाटर ईयर होता है वो 1 जून से होता है, ठीक है। सो वाटर ईयर क्या होता है, 1 जून टू 31 मई तक अपन काउंट करते हैं, ठीक है। सो ये नोट डाल के लिख दो। क्या होता है बिगिनिंग ऑफ वाटर ईयर, जब मेरा प्रेसिपिटेशन एक्सीड हो जाए, जब मेरा प्रेसिपिटेशन एक्सीड हो जाए एवरेज इवापोरेटिव ट्रांसपिरेशन से, जब मेरा प्रेसिपिटेशन, व्हेन प्रेसिपिटेशन इज एक्सीड देन एवरेज इवापोरेटिव ट्रांसपिरेशन, एवरेज इवापोरेटिव ट्रांसपिरेशन, तो उसे मैं क्या बोल देता हूं, उसे मैं बोल देता हूं वाटर ईयर, मीन्स बिगिनिंग ऑफ वाटर ईयर, है ना। सो मेरा अगर प्रेसिपिटेशन एवरेज इवापोरेटिव ट्रांसपिरेशन लॉसेस से ज्यादा हो जाता है तब मेरा क्या हो जाता है, उससे क्या बोलता हूं, बिगिनिंग ऑफ वाटर ईयर। और जनरली अपन वाटर ईयर कहां मानते हैं, 1 जून टू 31 मई। और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सो वाटर ईयर क्या होता है ये अपन ने बता दिया। नेक्स्ट आता है मेरा रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीम। क्या होती है डिफरेंट रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीम, देखिए। ज्यादा कोई खास पार्ट है नहीं, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको नोट करके लिखा रहा हूं, है ना। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, बस प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो अपन करेंगे या फिर जो फाइंड इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स है, इन पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। और रेनफॉल डेप्थ कैसे निकालते हैं वो सारे मैंने बता दिया आपको। कुछ एक क्वेश्चन हाइड्रोग्राफ में आते हैं, वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो मेन वही टॉपिक बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीम। रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, ऑफ स्ट्रीम। अब मेरे पास 3 तरह के रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो मैं स्ट्रीम को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देता हूं। पेरेनियल स्ट्रीम, देखो नाम से ही पता चलेगा तीनों का, है ना। अपन इनके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। इंटरमिटेंट स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, और तीसरा आता है मेरा एफिमेरल स्ट्रीम। स्पेलिंग आप देखते रहना ना। चलो ये 3 टाइप के स्ट्रीम होता है, पेरेनियल स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम और एफिमेरल स्ट्रीम। अब डिफरेंस क्या होता है, पेरेनियल स्ट्रीम मींस क्या होता है, मेरा पूरे ईयर वाटर उसमें क्या हो रहा है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है ना। मींस प्रेसिपिटेशन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है और मेरा रन ऑफ वाटर चलता रहता है। इंटरमिटेंट स्ट्रीम मतलब कुछ टाइम चलता है फिर बंद, कुछ टाइम वापस चलता है फिर बंद, कुछ टाइम चलता है फिर वापस बंद हो जाता है। इस टाइम ऑफ स्ट्रीम को कहते हैं अमर, ठीक है। और थर्ड वन दैट इज एफिमेरल स्ट्रीम। एफिमेरल स्ट्रीम वो होता है जिसमें अपन बेस फ्लो कंसीडर नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेस फ्लो इज नॉट कंसीडर्ड। और ये क्वेश्चन आता है, बेस फ्लो इज नॉट कंसीडर, दैट टाइप ऑफ स्ट्रीम इज नॉन एज एफिमेरल स्ट्रीम, बेस फ्लो इज नॉट कंसीडर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस फ्लो कंसीडर नहीं करते, उससे क्या बोलते हैं, एफिमेरल स्ट्रीम। यहां क्या आ जाएगा, कैरीज सम फ्लो थ्रू आउट द ईयर, सम फ्लो थ्रू आउट
द ईयर। और इंटरमिटेंट स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर आर ड्राई, मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर स्ट्रीम इज ड्राई। ठीक है। और एफिमेरल स्ट्रीम क्या हो गया, जिसमें अपन बेस फ्लो कंसीडर नहीं करते, उसे बोलते हैं एफिमेरल स्ट्रीम। ठीक है। अब देखो यहां पर वाटर थ्रू आउट चल रहा है, मींस अगर मेरा ड्राई सीजन हो, है ना, ड्राई सीजन हो तब भी वाटर टेबल क्या होता है, अबव द वाटर बेड, है ना। इन केस ऑफ ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में भी क्या हो जाएगा, मेरा वाटर टेबल है, ठीक है, जो वाटर टेबल होगी वो अबव द बेड ऑफ स्ट्रीम होगी, इज ग्रेटर देन बेड ऑफ स्ट्रीम। और इस केस में क्या हो जाएगा, जब मेरा ड्राई सीजन है तो मेरा क्या हो जाएगा, वाटर टेबल बेस ऑफ बेड ऑफ स्ट्रीम से नीचे चला जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्राउंड वाटर फ्लो को कंसीडर करते हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो इज कंसीडर। ग्राउंड वाटर फ्लो इज कंसीडर। और इसमें क्या हो जाएगा, जो मेरा ग्राउंड वाटर फ्लो दैट इज बेस फ्लो, बेस फ्लो वो क्या होता है, ड्राई सीजन में तो होता ही नहीं है, कभी कभी क्या होता है रेनी सीजन होगा तभी मेरा बेस फ्लो होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेरेनियल स्ट्रीम क्या होता है, जहां पर थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है। इंटरमीडिएट स्ट्रीम क्या होता है, ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज ड्राई। एंड एफिमेरल स्ट्रीम क्या होता है, बेस फ्लो इज नॉट कंसिडर। अब इनके ग्राफ कैसे होता है, हो सकता है कभी ग्राफ में भी क्वेश्चन पूछ ले। तो पेरेनियल स्ट्रीम है तो उसमें तो वाटर ऐसे कंटिन्यूसली कभी ना कभी चलेगा, कुछ पार्ट ऑफ वाटर होगा ही होगा। ठीक है। ये डिस्चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ होता है। इंटरमीडिएट स्ट्रीम क्या होगा, वाटर कभी होगा, कभी जीरो हो जाएगा, वापस होगा, कभी जीरो हो जाएगा। ठीक है। एफिमेरल स्ट्रीम क्या होगा, मतलब कुछ टाइम के लिए वाटर होगा फिर बंद, कुछ टाइम के लिए वापस होगा फिर बंद, ऐसे चलता रहता है। मींस इसमें बेस फ्लो काउंट होता ही नहीं है, बेस फ्लो काउंट होता ही नहीं है, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं आके रुका है, देखो, है ना। तो जीरो से स्टार्ट वापस जीरो आके रुकता है, यानी कि बेस फ्लो अपन इसमें कंसिडर नहीं करते। ठीक है। सो ये होता है मेरा क्या होता है, रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तीन टाइप के स्ट्रीम्स होते हैं उसमें, पेरेनियल स्ट्रीम, इंटरमीडिएट स्ट्रीम और एफिमेरल स्ट्रीम। ध्यान रखना एफिमेरल स्ट्रीम में बेस फ्लो कंसिडर नहीं करते हैं, और ये यहां से इंपॉर्टेंट एक आध क्वेश्चन बन जाता है थ्योरेटिकल का। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अपन रन ऑफ कैसे निकाल सकते हैं। तो रन ऑफ के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूले होते हैं, रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड होते हैं, कुछ इनफिल्ट्रेशन कर्व से निकाल सकते हैं। ठीक है। जो अपन बाद में देखेंगे कैसे हाइड्रोग्राफ में कैसे रन ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है। चलो, कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं और कुछ ज़्यादा डायरेक्ट फॉर्मूले है नहीं। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मास कर्व क्या होता है, क्या होता है मास कर्व, लास्ट लेक्चर में बताया था। मास कर्व, डबल मास कर्व और दोनों के बीच में डिफरेंस। तो मास कर्व क्या था, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में कर्व था। डबल मास कर्व क्या था, इनकंसिस्टेंसी था। ठीक है। इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल निकालने के लिए मैं डबल मास कर्व यूज करता था। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट आ जाता है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। चलो, क्या होता है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। मींस अगर मेरा वाटर अगर स्ट्रीम में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी को मेजर करना क्या हो गया, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, है ना। अगर मेरा वाटर चल रहा है स्ट्रीम में तो उसकी वेलोसिटी को मेजर करना, दैट इज स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। और उसके लिए फॉर्मूला होता है VS = ANS + B। ठीक है। वेयर A and B आर क्या, A and B कांस्टेंट, A and B आर व्हाट, कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है। और सेकंड V होता है मेरा स्ट्रीम वेलोसिटी, V स्ट्रीम वेलोसिटी इन मीटर क्यूब, सॉरी मीटर पर सेकंड। ठीक है। स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई। और NS होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड इन करंट मीटर, रिवॉल्यूशन पर सेकंड ऑफ करंट मीटर, करंट मीटर।
ओके। सो ये यहाँ से फॉर्मूला और इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया, है ना। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी बन जाता है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछते हैं कि मेरा स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करने का फॉर्मूला तो V इजिकल टू ए एन एस प्लस बी। ए और बी कोफिशिएंट होते हैं जो दे रखे होते हैं, एन एस भी दे रखा हो, वी एस निकालना होता है कभी, और कभी कुछ और भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर ये टर्म्स होती है, ठीक है। पहले तो स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट होता क्या, वाटर फ्लोइंग इन स्ट्रीम क्या हो गया, स्ट्रीम फ्लो। वाटर अगर फ्लो कर रहा है स्ट्रीम में तो उसे क्या बोलता हूँ, स्ट्रीम फ्लो कहता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, नाम से चल रहा है फ्लो हो रहा है, मीन्स ये क्या हो रहा है, स्ट्रीम फ्लो। और स्ट्रीम फ्लो किस में मेजर करता हूँ मैं, डिस्चार्ज में। और डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है भैया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, सबको पता है अब तो, है ना। तो स्ट्रीम फ्लो को मेजर करना है तो वो डिस्चार्ज में मेजर करता हूं, ठीक है। अब मेरा स्ट्रीम फ्लो है वो आर्टिफिशियल डाइवर्जन और स्टोरेज से अनअफेक्टेड होता है ना। अगर मेरा स्ट्रीम फ्लो आर्टिफिशियल डाइवर्जन लाइक डैम वगैरह और क्या आर्टिफिशियल डाइवर्जन और स्टोरेज से अगर मेरा अनअफेक्टेड हो तो मैं उस स्ट्रीम फ्लो को क्या बोलूँगा, रन ऑफ बोलता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेरा रन ऑफ क्या हो जाता है, रन ऑफ इक्वल टू स्ट्रीम फ्लो हो जाता है व्हेन इट इज अनअफेक्टेड बाय व्हाट, आर्टिफिशियल चैनल या आर्टिफिशियल कुछ भी बना हो लाइक डैम वगैरह, है ना, और स्टोरेज से अनअफेक्टेड हो तो मेरा स्ट्रीम फ्लो क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब स्ट्रीम फ्लो को मेजर करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये किससे मेजर करते हैं, तो करंट मीटर का यूज करते हैं। किसका, करंट मीटर। और यहाँ पर ये लिखा है करंट मीटर भी, ध्यान रखो, है ना। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ऑफ करंट मीटर मीन्स मेरे को स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करना है तो मैं किससे करूँगा, करंट मीटर से मेजर करूँगा, ठीक है। क्या होता है करंट मीटर, करंट मीटर एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, जैसे ये स्ट्रीम फ्लो हो रहा है तो वो रोटेट हो रहा है ना, और रोटेट उसमें अपन रिवॉल्यूशन पर सेकंड काउंट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ए और बी मेरे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, उससे मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब एक तो ये तरीका हो गया करंट मीटर से। दूसरा तरीका मेरा स्ट्रीम फ्लो निकालना है तो कैसे निकालता हूँ वो देखिए। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। सो दूसरा तरीका होता है मेरा फील्ड यूज से, बाय फील्ड यूज। पहला स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट किससे हुआ, करंट मीटर, और सेकंड हो गया बाय फील्ड यूज। अगर मेरा स्ट्रीम है वो सैलो स्ट्रीम है, अगर मेरा स्ट्रीम सैलो स्ट्रीम है, सैलो स्ट्रीम, और सैलो स्ट्रीम कौन सा है, उसकी डेप्थ अगर 3 मीटर से कम है, डेप्थ अगर 3 मीटर से कम है, ठीक है। अगर मेरा स्ट्रीम सैलो स्ट्रीम है जिसकी डेप्थ 3 मीटर से कम है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ उस स्ट्रीम की एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, v, जो वेलोसिटी एट 0.6 टाइम्स ऑफ उसकी डेप्थ पे होगी, है ना। मीन्स सी हियर दिस इज माई स्ट्रीम फ्लो, यहाँ मेरा स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से इसकी डेप्थ अगर 0.6 टाइम्स, टोटल डेप्थ अगर d है तो 0.6 d पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इन केस ऑफ सैलो स्ट्रीम, ठीक है। और इन केस ऑफ सैलो स्ट्रीम की बात हो गई, इन केस ऑफ डीप स्ट्रीम जहां पर डेप्थ मेरी ग्रेटर देन 3 मीटर है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वो मैं दो जगह काउंट करता हूं, एट 0.2 टाइम्स ऑफ डी प्लस v एट 0.8 टाइम्स ऑफ d डिवाइड बाय 2, है ना। सो v 0.2 का मीन्स क्या हुआ, v 0.2 मीन्स अगर मेरी टोटल डेप्थ, दिस इज डीप स्ट्रीम, टोटल डेप्थ d है तो यहां से अपर सरफेस से 0.2 d पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिमिलरली 0.8 d पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डीप स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है। अगर मान लो ये आ गया कि वेरी डीप स्ट्रीम है, वेरी डीप स्ट्रीम है ना, वेरी डीप स्ट्रीम है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी जो 0.2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.4 प्लस 0.8 d डिवाइड बाई 4,
ठीक है, ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये दोनों पे क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, ये दोनों पे एसएससी और शायद एक बार गेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इन दोनों पे बेस्ड में से किसी पे भी, पता नहीं वो किस पे आया है, लेकिन आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी पूछा नहीं है तो हो सकता है कभी भी पूछ ले, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है अपना स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, और यहाँ अपना स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या होता है रन ऑफ, कैसे रन ऑफ पे अफेक्ट करते हैं, क्या होता है स्ट्रीम फ्लो, कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सारा अपन ने देख लिया। और जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने दिखा दिया है। नोट में जो वाटर ईयर बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्टनेस फैक्टर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है फॉर्म फैक्टर, ये सब मैंने बताया और जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है ड्रॉट, सारे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.